चिंता का विषय यह है क्योंकि जिस तरह से जियोपॉलिटिकली चेंज आ रहा है, वहाँ पर चाइना और ताइवान के बीच में भी एक संघर्ष की सीमा है, जहाँ पर चाइना चाहता है उन्हें लेने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और वर्तमान में युद्ध की स्थिति बनती है, तो दोनों के बीच में किस तरह का अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। जिस तरह हमने यूक्रेन और रशिया के मध्य जो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की थी, उन्हीं के साथ में हम ये चीज़ें भी डिस्कस करने का प्रयास आपके साथ करेंगे। ये अगर सामान्य अध्ययन के पेपर 2 के अंदर देखेंगे इसको, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित भी हो जाएगा, जियोपॉलिटिकल चेंजेज़ आ जाएँगे और इसके अंदर भारत के पड़ोसी देश और उनके हितों पर और देश की नीतियों व राजनीतिक प्रभाव को यहाँ पर मध्य केंद्रित बिंदु बनाया गया है। इस हफ्ते चीन के 5 लड़ाकू विमान एक बार फिर ताइवान की सीमा की ओर घुसपैठ की, ठीक है ना? इसके अंदर ये बात आपको हम लास्ट वाले लेक्चर में आपको बताई थी कि वहाँ पर चीन के जो विमान हैं अभी जस्ट जो युद्ध का अग्रेशन चल रहा है रशिया का, उसके दरमियान ही वो वहाँ पर जाकर आ रहे हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है। घुसपैठ की इस घटना से चीन और ताइवान के बीच में तनाव बढ़ रहा है। इसकी असली वजह तो ताइवान की चीन से चीन में मिलने का लक्ष्य है। मतलब मेन मुद्दा जो ताइवान का यहाँ पर ये है कि वो चीन वन नेशन वन चीन चाहता है। वन एक ही चीन है और एक ही पूरा नेशन है, वो ये चाहता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना है कि ताइवान के साथ चीन का फिर से एकीकरण ज़रूरी है। वो चाहते हैं ऐसा। उनका लक्ष्य पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करके संभावनाओं को खारिज नहीं किया। और साथ ही साथ अगर देखें तो ताइवान को लेकर क्या विवाद है, तो चीन मानता है कि ताइवान उनका एक प्रांत है जो अंततः एक फिर से चीन का हिस्सा बन जाएगा। पूर्व में जब इतिहास में जब ये सारी घटनाएँ घटी गई थी, तो उस समय जो चाइना था वो वन चाइना ही था और उसके अंदर ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हो जाए, पुनः वापस से हो जाए और ये एक ही चाइना बनाना चाहते हैं। दूसरी ओर ताइवान खुद को एक आज़ाद मुल्क मानता है और उनका अपना संविधान है और अपने लोग द्वारा चुनी गई सरकार है। और ताइवान दक्षिण-पूर्वी चीन तट पर करीब 100 मीलों दूर की एक द्वीप है, जहाँ पर 100 मील दूर का एक द्वीप है। यह पहला द्वीप श्रृंखला है जिसमें मौजूद है कि अमेरिका का समर्थन कई देशों स्थित है। मतलब यहाँ पर अमेरिका का और कई देशों का समर्थन इसको प्राप्त है। ये ऐसा एक देश है। अमेरिका की विदेश नीति के लिहाजे से अगर ये देखा जाए तो ये द्वीप काफ़ी अहम भूमिका निभाता है इंडो पैसिफिक रीजन के अनुसार। चीन में ये ताइवान पर कब्ज़ा कर लेता है जो कि पश्चिम की कई जानकारों की राय में जो पश्चिमी प्रांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने को आज़ाद हो जाएगा। उसके बाद में गुमा गुआम गुआम और हवाई द्वीप पर भी यहाँ पर मौजूद अमेरिकी सेना के ठिकाने भी हैं। खतरा हो सकता है, हालाँकि चाइना का दावा है कि उनके इरादे पूरी तरह से पूर्ण हैं। चीन से अलग क्यों हुआ ताइवान? दोनों देशों के अलगाव करीब दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ था। उस समय चीन की मुख्य भूमि में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ सत्ताधारी नेशनल पार्टी के साथ लड़ाई चल रही थी। 1949 में माओ तुंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई, राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया। उसके बाद मितांग के लोग मुख्य भूमि से भागकर दक्षिण-पश्चिम द्वीप ताइवान चले गए। उसके बाद ये अब तक ताइवान की सबसे अहम पार्टी बनी हुई है। ताइवान के इतिहास में ज़्यादातर समय पर कुओमिंतांग पार्टी का ही शासन रहा है। फिलहाल दुनिया के केवल 13 देश ताइवान के अलग और संप्रभु देश मानते हैं। चीन का दूसरे देशों से ताइवान की मान्यता न देने काफ़ी कूटनीतिक दबाव रहता है। चीन की ये कोशिश है कि दूसरे देश कुछ ऐसा न करें जिससे ताइवान की पहचान मिलती दिखे। ताइवान के रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन के साथ उसके संबंध पिछले 40 सालों से खराब दौर से गुजर रहे हैं। ताइवान क्या अपनी रक्षा खुद कर सकता है? चीन सैन्य तरीकों से इतर कदम उठाकर ताइवान को फिर से एकीकरण की सकता है। दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाकर हो सकता है, लेकिन दोनों देश में यदि लड़ाई हुई, तो ताइवान की सैन्य ताकत चीन के सामने बौनी साबित हो सकती है। चीन का अपनी सेना पर सालाना खर्च दुनिया में अमेरिका को छोड़कर सबसे ज़्यादा है। इसे सैन्य ताकत काफ़ी विविध और विशाल है। चाहे मिसाइल चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी को देखें या नौसेना या वायुसेना या साइबर हमले के चीन का मुकाबला करना कुछ देशों के बुलबुते की बात नहीं है। सैन्य ताकत में चीन का कोई मुकाबला नहीं है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी के मुताबिक चीन के पास हर तरह के सैनिकों को मिला लें तो वहाँ 20.35 लाख सक्रिय सैनिक हैं। वहीं ताइवान में केवल 1.63 लाख सक्रिय सैनिक हैं। इस तरह चीन की ताकत इस मामले में ताइवान के करीब 12 गुना ज़्यादा है। बात यदि थल सेना की करें तो चीन में 9.65 लाख थल सैनिक हैं, जबकि ताइवान में 11 गुना कम है, केवल 88,000 है। वहीं नौसेना में चीन के पास 2.6
0 लाख कार्मिक हैं और ताइवान के पास केवल 40,000 कार्मिक हैं। चीन की वायुसेना के करीब 4 लाख लोग हैं, लेकिन ताइवान में केवल 35,000 कार्मिक हैं। इन सब के अलावा चीन के पास और 4.15 लाख दूसरे सैनिक हैं, वहीं ताइवान के पास ऐसा नहीं है। पश्चिम के कई जानकारों का अनुमान है कि दोनों देशों के बीच यदि आमने-सामने की भिड़ंत हुई, तो ताइवान बहुत कोशिश करके चीन के हमले को थोड़ा धीमा कर सकता है। उसे अमेरिका की मदद मिल सकती है, तो ताइवान को हथियार भेजता है। हालांकि अमेरिका की औपचारिक नीति कूटनीतिक अस्पष्टता की कही है। दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिका जानबूझकर अपनी नीति को साफ नहीं करता है। हमले की सूरत में क्या और कैसे ताइवान की मदद करेगा? कूटनीतिक तौर पर चीन फिलहाल एक चीन की नीति का समर्थन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की आधिकारिक लाइन है और बीजिंग सरकार की असली चीन की प्रतिनिधि है। उसका औपचारिक संबंध ताइवान की बजाय चीन के साथ है। क्या हालात खराब होते जा रहे हैं? 2021 में चीन के ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान भेजकर उस पर दबाव बनाता हुआ दिखा है। किसी देश के वायु रक्षा क्षेत्र को इलाका कहते हैं, जहां देश की रक्षा के लिए विदेशी विमानों की पहचान कर उस पर निगरानी और नियंत्रण रखा जाता है। ताइवान ने 2020 में विमानों की घुसपैठ के आंकड़े सार्वजनिक किए। वैसे इस तरह की घुसपैठ में तेजी पिछले साल के अक्टूबर में आई। अक्टूबर 2021 में एक ही दिन में चीन 56 विमानों को ताइवानी इलाके में दाखिल होने की सूचना मिली है। दुनिया के इस ताइवान का क्या अहम क्यों है? ताइवान की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए काफ़ी मायने रखती है। क्यों मायने रखती है? कि दुनिया के रोज़ाना इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेटों जैसे फ़ोन, लैपटॉप, घड़ियाँ, गेमिंग उपकरण जो चिप लगाते हैं, ज़्यादातर ताइवान में ही बनती है। चिप के मामले में ताइवान फिलहाल दुनिया की बहुत बड़ी ज़रूरत है। उदाहरण के लिए वन मेजर नाम की कंपनी को ले लें। अकेले ये दुनिया के आधे से अधिक चिप बनाने का उत्पादन करती है। 2021 में दुनिया की चिप उद्योग करीब 100 अरब डॉलर का था। इस पर ताइवान का दबदबा रहा है। यदि ताइवान पर चीन का कब्जा हो गया, तो दुनिया के इतने अहम उद्योगों पर चीन का नियंत्रण हो जाएगा। अब अगर देखें कि युद्ध होता है, तो युद्ध की स्थिति में क्या परिस्थितियाँ बनेगी और युद्ध में क्या-क्या सामान यहाँ पर किस तरह से चेंजिंग आएँगे, तो उस तरह की बात हम आपके सामने युद्ध के क्या मायने रखे जाएँगे? अगर ये देखें, तो इस एनालिसिस में मैं युद्ध के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर युद्ध होता है, तो क्या परिस्थितियाँ बनेगी, क्या गी चेंजेज़ आएँगे और कौन समर्थन में आएगा? और रूस के जैसे सेना यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा रही है, यहाँ की राजधानी कीवी के अंदर पहुँच चुकी है। वहीं दूसरी ओर चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के ऊपर आसमान में देखे जा रहे हैं और महज़ 1 महीने में चीन के लड़ाकू विमान 12 बार ताइवान में घुसपैठ कर चुके हैं। यही कारण है, यही वजह है कि यूक्रेन में रूस की हमले में हमले हमले के बाद अब ताइवान चीन अहम अ, हमले की आशंका जताई जा रही है और बहुत ही तेज़ हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर चाइना का अग्रेशन शुरू से ही रहा है, पर यहाँ पर कुछ वजह होगी। मैं उसके ऊपर आऊँगा आपके साथ में। आखिर इस प्रकार हम इस मुद्दे को क्यों बात कर रहे हैं? मेन मुद्दा क्यों है? यूक्रेन और रशिया के बीच में जारी युद्ध के बीच ताइवान और चीन के मामले पर बातचीत करें तो 2 वजह सामने आती है। पहली वजह है शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। दोनों ही नेताओं ने ताइवान को चीन का हिस्सा माना है। पूर्व में दोनों ने ही क्या कहा था कि दोनों ही ताइवान का हिस्सा है। ताइवान जो है चीन का हिस्सा है। यूक्रेन, रूस के बीच में जंग शुरू होने के बाद सीसीपी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने एक स्टेटमेंट जारी किया। इसमें रूस को समर्थन करने की बात कहते हुए यहाँ पर ताइवान पर कब्जा की आशंका यहाँ पर ज़ाहिर कर चुकी है। तो ये दोनों चीज़ें सामने आई थी, उससे अब हम ये थिंक ऑफ व्यू लगा रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा कुछ चाइना भी कर सकता है, सुनने को मिल सकता है। चीन और ताइवान पर चढ़ाई करता है तो कितने बार कित अम, इस न किसमें कितना है दम अगर ये देखें तो देखेंगे 1949 के अंदर चीन ने अलग होने के बाद में ताइवान ने खुद ने एक अलग देश के रूप में स्थापित किया है। वहीं शुरुआत में चीन ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता रहा है। इसी प्रकार 7 दशकों से भी ज़्यादा का समय दोनों देशों के बीच में कट कटराव कटराव जो होता है स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जानते हैं कि दोनों ही देशों के बीच में अगर जंग होती है तो किसमें कितना है दम, ये बात अब आपके सामने आती है। इकोनॉमिक चेंज में अगर देखें इकोनॉमिक में देखें तो चीन दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वहीं छोटा-सा देश होने के वजह से ताइवान की जीडीपी यहाँ पर सालाना 45.50 लाख करोड़ रुपए की है।
प्रति व्यक्ति आय के मामले में अगर ताइवान चीन से आगे है। ताइवान जो है वो चीन से क्या है थोड़ा-सा आगे है, क्योंकि ताइवान में प्रति व्यक्ति आय 19.45 लाख रुपए है, जबकि चीन में 12.92 लाख रुपए है। चीन के जीडीपी का चीन की जीडीपी ज़्यादा होने का बावजूद यहाँ पर जनसंख्या की वजह से ये प्रति व्यक्ति आय के मामले में चीन से ताइवान से पीछे रह जाता है। ताइवान के यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी ज़्यादा है और लोगों की संख्या कम होने के कारण वहाँ की जीडीपी ज़्यादा होती है और चाइना के अंदर लोगों की संख्या ज़्यादा है और प्रति व्यक्ति आय कम हो गई है, तो इस वजह से वहाँ पर इकोनॉमी के मामले में चाइना थोड़ा-सा पीछे रहता है। ऐसी स्थिति में अगर जंग बनती है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, कोई दो राय नहीं है कि दोनों मजबूत इकोनॉमी तबाही हो जाएगी और इसके बाद में असर जो आएगा वो महज़ अपने पड़ोसी देश पर ही आना है। तो भारत समेत कई दुनिया में देश होंगे जिनके ऊपर इसका असर देखने को मिलेगा, इकोनॉमी में अगर चेंज आता है। इसके अगर आंकड़े देखें तो यहाँ पर 1.12 हज़ार लाख रुपए का यहाँ पर सालाना जीडीपी है और 45.90 लाख रुपए की यहाँ पर ताइवान की सालाना जीडीपी है। तो चीन और ताइवान के बीच में इकोनॉमिक में कितना अंतर है, ये आपको बताने का कोशिश कर रहा है ये ग्राफ। इसमें बेरोज़गारी अगर देखें तो चीन में बेरोज़गारी 5% है 2020 के अनुसार और ताइवान में जो बेरोज़गारी है वो 3.8% है 2021 के अंदर, दोनों का दरमियान आंकड़ा दिखाया गया। और यहाँ पर अगर रुपए की बात करें प्रति व्यक्ति आय तो हमने आपको बता ही दिया, चीन में 12.92 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है, जबकि ताइवान में 19.42 लाख रुपए यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय है। अगर हथियारों के मामले में देखें तो रक्षा के बजट में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अमेरिका खर्च करता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर चीन आता है। 2020 के अनुसार यहाँ पर देखा जाए तो चीन के सेना में कुल जीडीपी का 1.74% खर्च किया था। वहीं ताइवान का रक्षा बजट जो है चीन के 15 गुना कम है। मतलब बहुत बड़े अंतर पे यहाँ पर ताइवान का रक्षा बजट है। हालाँकि ताइवान अपनी कुल जीडीपी का 3% खर्चा जो है रक्षा बजट पर करता है। दोनों के बीच में जंग होती है तो अकेले ताइवान को चीन से लड़ना मुश्किल होगा। अकेला अगर देश लड़ता है तो यहाँ पर मुश्किलें ज़्यादा होगी। अगर आज इसी सिनेरियो में मैं भारत और श्रीलंका की बात करूँ तो श्रीलंका अपनी महज़ जीडीपी का बहुत कम हिस्सा सैन्य पे लगाता है, रक्षा बजट पे लगाता है। इसी के दरमियान अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का भी उदाहरण दूँ तो ऑस्ट्रेलिया भी नी के बराबर अपनी जीडीपी में रक्षा बजट लगाता है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर कि रक्षा बजट अगर आपके पास में कोई पड़ोसी देश है तो आपको उससे खतरा होगा। तो आप उसमें रक्षा बजट में खर्च करेंगे। अगर आपके पास में कोई देश नहीं है, तो आप उसकी रक्षा बजट में अपना खर्च नहीं करते हैं। इतना नहीं करते हैं जितना आपको एक इतना लार्ज स्केल पर करना होता है। जैसे इंडिया आज अपना रक्षा बजट बहुत बड़ी मात्रा में खर्च करता है। अमेरिका अपने बहुत बड़ी मात्रा में खर्च करता है और रशिया को अगर देखेंगे तो वो भी अपनी बहुत बड़ी मात्रा में रक्षा बजट को खर्च करता है। अगर इसमें रक्षा के बजट में अगर हम देखें तो दोनों में कितना कौन किससे आगे है, तो हथियार और सेना के मामले में दोनों के बीच में क्या अंतर है, तो 18.77 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर चाइना का बजट है, जबकि 1.26 करोड़ रुपए का यहाँ पर ये सब डॉलर में है, ठीक है ना? ये डॉलर में खर्च किया गया है, ये रक्षा बजट का है। अगर यहाँ पर एक्टिव पर्सन्स को देखें तो 20 लाख एक्टिव पर्सन्स चाइना के अंदर है, जहाँ पर एक्टिव पर्सन की संख्या ताइवान के अंदर 1.7 लाख है। वो ये भी एक बड़ा आंकड़ा है यहाँ पर। पैरामिलिट्री फोर्सेज़ अगर देखें तो चाइना के अंदर 6.24 लाख है और जबकि यहाँ पर हज़ारों में ही है 11.5 हज़ार और अगर यहाँ पर एयरक्राफ्ट देखें तो ताइवान के पास 741 है और चाइना के पास में जो है 3285 है और यहाँ पर एयर फाइटर फाइटर एयरक्राफ्ट अगर वो जो देखें जो युद्ध के समय काम आते हैं, तो उनमें देखें तो 1200 यहाँ पर फाइटर क्राफ्ट है, जबकि ताइवान के पास में 288 है और साथ 912 जो हेलीकॉप्टर हैं चाइना के पास और 208 जो हेलीकॉप्टर हैं वो यहाँ पर ताइवान के पास हैं। 281 अटैक हेलीकॉप्टर हैं और ताइवान के पास 91 हेलीकॉप्टर हैं, अटैक हेलीकॉप्टर। यहाँ पर टैंक की संख्या देखी जाए तो 5250 यहाँ पर टैंक चाइना के पास में है और 1110 टैंक जो हैं वो यहाँ पर ताइवान के पास है। 7700 यहाँ पर नेवल फ्लैट जो होती है समुद्री सीमा में गश्त करती है, वो जो नेवल फ्लैट्स होती है वो यहाँ पर 7777 है। 777 है और यहाँ पर ताइवान के अंदर 117 और यहाँ पर सबमरीन अगर देखें, नेवल शिप्स अलग होती हैं, सबमरीन अलग होती हैं। नेवल शिप्स पानी के ऊपर तक रहेगी, दिखती और जो सबमरीन होगी वो पानी के अंदर की तरफ पूरे डेप्थ में चलती हैं। तो यहाँ पर पनडुब्बियाँ जिसे बोला जाता है, तो 4 तो यहाँ पर ताइवान के पास में उस रेशो में अगर देखा जाए तो यहाँ से काफ़ी गुना मात्रा में यहाँ पर चीन के पास में नेवल्स भी हैं।
कहा जाए तो सबमरीन्स भी हैं। ये एक बड़ा अंतर और आता है। जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या कहती है, तो चीन का क्षेत्रफल 97.06 लाख वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है, जबकि चाइना की बॉर्डर 14 देशों के साथ में लगती है। वहीं ताइवान का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है और ताइवान एक टापू है, एक आइलैंड की तरह है, जहाँ पर किसी की सीमा किसी से नहीं लगती, चारों ओर समुद्र है। ऐसे में अगर इसकी सीमा किसी देश के साथ नहीं लगती है, तो चीन में दुनिया की सबसे ज़्यादा करीब 140 करोड़ आबादी रहती है। वहीं ताइवान में 2.40 लाख आबादी रहती है। 2.40 करोड़ आबादी यहाँ पर रहती है। ऐसे में साफ है कि जंग में 140 करोड़ से ज़्यादा लोग पर सीधे असर पड़ेगा यहाँ पर, दिखती बात है, क्योंकि जंग होती है तो जंग में सेना की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ताइवान है और ताइवान को चारों ओर से घेरने वाला जो बन चुका है वो चाइना बन चुका है। इस पिक्चर में दिखाने का यही प्रयास किया गया है, ये आपके लिए हम लेकर आए हैं। अगर देखें तो चीन और ताइवान पर हमला करता है या करना होगा तो वो कैसे करेगा? इस स्ट्रैटेजी को सर बताएँगे। चीन भले ही हथियार और सेना के मामले में ताइवान से ज़्यादा मजबूत हो सकता है, लेकिन ताइवान पर हमला करना इतना आसान नहीं होगा। इस बात को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि 1950 के बाद से चीन ताइवान को खुद शामिल करना चाहता था। कई सरकारें आई और गई। सबों की ये चाहत रही कि ताइवान को चीन में मिला लिया जाए, लेकिन किसी भी सफलता हासिल नहीं हुई। इसकी वजह ये रही कि ताइवान बीच समुद्र टापू में एक टापूनुमा देश है और टापूनुमा होने के कारण इसकी सीमाएँ अलग-अलग देशों से लगती है। यही वजह है कि ताइवान को पूरी तरह से मिलाने के लिए चीन को जल, थल और वायु सेना तीनों को एक साथ उतारना होगा। ये पूरी प्रक्रिया आसान नहीं है। ऐसे में समझते हैं कि ताइवान पर हमला करना हो तो चीन अपने इस मंसूबे को किस तरह से अंजाम दे सकता है। दुनिया भर में किसी भी जंग को जीतने के लिए सेनाओं का एक फ़ॉर्मूला है, जिसे कॉम्बो कॉम्बैट रेशियो ये रेशियो 3.1 का है। 3:1 का है। इसके मुताबिक चीन को जंग जीतने के लिए ताइवान की कुल सेना से 3 गुना सेना मैदान में उतारनी होगी और ऐसे में कम से कम चीन को 3.5 लाख सैनिकों को जंग में उतारना होगा। इतने सैनिकों को एक टापू पर ले जाना और चीन के लिए जंग जीतने की एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इतने सारे सैनिकों को ताइवान में उतारने के लिए चीन को हजारों जहाजों की जरूरत होती है। इतने सैनिकों को एक साथ लैंडिंग करने के ताइवान के पश्चिमी तट पर कुछ गिने चुने जगह हैं। इसके अलावा वेस्ट कोस्ट में पहाड़ 1000 फीट तक ऊंचे हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति चीनी सेनाओं के पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकती है। चीन से ताइवान की दूरी 100 मील है। चीन के पास 1500 से 2000 मील तक रेंज वाली DF-21 मिसाइलें हैं। ऐसे में चीन मिसाइलों के जरिए ताइवान में विस्फोट कर अपना तफरी पैदा कर सकता है और सीधे राजधानी में सेना उतारने की कोशिश भी कर सकता है। हालांकि इसके लिए ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम और एयरबेस को पहले ही तबाह करना होगा, जो आसान नहीं नजर आता है। चीन हमला करने के अलावा ताइवान से लगे छोटे द्वीप समूह में किनमेन और मॉरिशस पर कब्जा करने के लिए ताइवान को दुनिया से संपर्क तोड़ सकता है। साथ ही मलेशिया से ताइवान के रास्ते बंद कर सकता है और एक तरह से नाकेबंदी लगाकर ताइवान को झुकने के लिए मजबूर कर सकता है। चीन ताइवान की सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश भी कर सकता है। इसके लिए सेना आम लोगों को भड़काकर अपनी मुरादें पूरी करने की कोशिश प्रारंभ कर सकते हैं। रूस के मुकाबले दूसरे चैनलों पर चीन कितना निर्भर है? 2019 में चीन ने 193 लाख करोड़ रुपए का सामान दूसरे देशों को भेजा है। वहीं रूस का कुल एक्सपोर्ट इस साल 30.58 लाख करोड़ का रहा है। ओएसी वेबसाइट ने चीन के सामान को एक्सपोर्ट करने के मामले में दुनिया के 255 देशों में पहला रैंक दिया है। वहीं इसी मामले में रूस की रैंक 13वीं रही है। चीन का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका में 16.7% है, जबकि हांगकांग में 10.4% है। जापान में 5% है। भारत में चीन के कुल एक्सपोर्ट का महज 2.82 व्यापार है और ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, रूस, कई यूरोपीय देशों में चीन की काफी एक्सपोर्ट करता है। यही रूस की बात है तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चीन के साथ 14% है। अमेरिका महज 3.35% है। इससे रूस कजाकिस्तान में 3.42 और बेलारूस में 5.05% एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में साफ नजर आता है कि रूस पर भले ही प्रतिबंधों का असर न पड़े, लेकिन चीन पर प्रतिबंध लगता है तो इकोनॉमी की कमर टूट जाएगी। चीन में अगर देखें तो आप इस चीज को बहुत अहम तरीके से देख सकते हैं कि चीन
अगर किन किन देशों के साथ में 5 ऐसे देश हैं जिनके साथ में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, तो हाल ही के सूरत में अगर चाइना हमला करता है और अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगाए जाते हैं या यूनाइटेड नेशन की तरफ से सैंक्शंस लगाए जाते हैं, तो एक महज किसी देश पे असर नहीं पड़ेगा, ये 5-6 देशों पे बड़ा असर पड़ेगा जहां पर ट्रेड होता है। अगर इसको आम भाषा में सामान्य शब्द में अगर हम समझने का प्रयास करें, तो सबसे ज़्यादा जो सामान बेचता है चीन किसी को, तो यहाँ पर 5 देशों के नाम बताए हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के मामले में। सबसे ज़्यादा सामान बेचता है तो वो बेचता है सबसे ज़्यादा तो अमेरिका को। फर्स्ट नंबर पर आता है अमेरिका, जिसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आता है जर्मनी। जर्मनी यहाँ पर दूसरे नंबर पर बताया गया है, तो 7.21 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर सामान बेचता है, जबकि अमेरिका में देखें तो 32.22 लाख रुपए का यहाँ पर सामान बेचा जाता है। और उसके बाद में नंबर आता है हांगकांग का। हांगकांग भी 20.12 लाख करोड़ 13 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर सामान यहाँ से लेता है। उसके बाद में नंबर आता है जापान का। जापान जो है बहुत छोटा देश दिखता है, पर बहुत ही ज्यादा इकोनॉमी डेवलप है। यहाँ पर 11.41 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर सामान जो है चाइना एक्सपोर्ट करता है, बेचता है। अगर इसके बाद में नंबर आता है तो साउथ कोरिया का आता है। साउथ कोरिया यहाँ पर 8.11 लाख करोड़ रुपए का यहाँ से बिजनेस करता है। उसके बाद में जर्मनी आता है। जर्मनी मैंने पहले बता दिया, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि पहले पर अमेरिका है, दूसरे पे हांगकांग है, तीसरे पे जापान है और चौथे पे आता है साउथ कोरिया और पांचवे पे आता है जर्मनी। अब इनके बाद में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सामान खरीदता किससे है? अगर चाइना किसी से सामान खरीदता है तो उसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? तो उसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा साउथ कोरिया से ही वो सामान खरीदता है। 10.21 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर सामान खरीदता है। उसके बाद में अगर हम देखें तो 10 के बाद में जर्मनी से वो सेकंड नंबर पर यहाँ पर जापान से सेकंड नंबर पर सामान खरीदता है। 9.61 लाख रुपए का यहाँ पर क्या करता है? इंपोर्ट करता है। और उसके बाद में आता है जर्मनी में 8.03 लाख रुपए का यहाँ पर इंपोर्ट करता है। उसके बाद में उसका नंबर आता है, साउथ कोरिया को मैं बता चुका हूं, जापान मैंने बता दिया, जर्मनी मैंने बता दिया। उसके बाद में आता है ताइवान। ताइवान भी एक चौथे नंबर का देश है जहां पर चीन क्या करता है? इंपोर्ट करता है, यहां से सामान खरीदता है। और उसके बाद में नंबर आता है रूस का। रूस से 4.35 लाख रुपए यहां पर क्या करता है? इंपोर्ट करता है, खरीदता है, सामान को यहां से खरीदता है। तो ये सारी समीकरण आपको आई होप समझ में आई होगी। अब देखते हैं चीन ताइवान पर हमला करेगा तो क्या दूसरे देश मदद करेंगे? यह भी बात आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज रूस का सीधा सीधा संबंध अगर हम देखें तो पूर्व विदेश सचिव और कई देशों के राजदूत जो हैं राजदूत रहे हैं कमल राहुल ने कहा है। कमल राहुल ने यहाँ पर बताया कि यूक्रेन और ताइवान दोनों का मामला एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। जहां पर वहां पर व्यापारिक दृष्टि से सारी चीजें आ रही, यहाँ अधिकार थोपे जाएंगे चीन के द्वारा, तो दोनों का कुल मिला के अलग है। यूक्रेन और रशिया का जो यहाँ पर हिस्सा था, लेकिन ताइवान कम्युनिस्ट चाइना का हिस्सा कभी नहीं रहा है। वर्तमान में ऐसा हुआ था, माओ जेडोंग के पहले की समय है की घटना है, जब चाइना से जब दो पार्ट अलग हुए थे तो एक पार्ट जाकर वहां बस गया था। उन्होंने अपना स्वतंत्र देश बनाया था और चाइना ने अपना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो रीजन है उसको पूरा चाइना बनाया था। तो 1995 में जर्मन जापान और चीन के बीच पहली लड़ाई छिड़ी थी, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात कही जा रही है। उसके अंदर चीन की हार हुई थी और इसके बाद में चीन ने कानूनी तौर पर ताइवान को जापान से अलग कर दिया था। तो ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की कहानी के समय मैंने आपको चीज बताई कि यहाँ पर क्या हुआ, ताइवान यहाँ पर अलग हो चुका था। इसके आगे अगर पूर्व राजदूत कंवल का कहना है कि यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने ताइवान पर जापान के हाथों से आजाद कराया था, जापान के हाथों से आजाद कराया था यहाँ पर अमेरिका ने। उसके बाद में ये कहते हैं कि ऐसे में तब से जापान और अमेरिका दोनों ताइवान को हर तरह से मदद करते हैं। यही नहीं, चीन किसी तरह से जंग छेड़ता है तो उसी सीधे अमेरिका और जापान से सेना से टकराना पड़ेगा। यही वजह है कि अमेरिका साउथ चाइना सी में अपनी नेवी का 7वां सबसे बड़ा तैनात किया हुआ है। बेड़ा जो है सबसे बड़ा यहाँ पर 7वां तैनात किया हुआ है। क्या आप अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा है? क्या है अमेरिका की सबसे बड़ा जो यहाँ पर कहा गया है बेड़ा, वो क्या है? तो अगर उसको देखें तो अमेरिका में नौसेना का कई बेड़े हैं, मतलब बड़े बड़े बेड़े हैं। तो उसके अंदर 7वां सबसे बड़ा बेड़ा यहाँ पर बताया गया है। उसके अंदर क्या है कि ये एक तरह से यहाँ पर बड़े में करीब 50,000 150 यहाँ पर है
हवाई जहाज यहाँ पर तैनात किए जा सकते हैं। इसके अंदर करीब 20,000 सैनिक, नेवल सैनिक जो हैं वो यहाँ पर तैनात रह सकते हैं। इस बेड़े में यहाँ पर एक साथ 50 से 70 जहाज और पनडुब्बियां जो है वो शामिल है। ये इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इस स्ट्रक्चर को बेड़ा बोला गया है। ये बेड़ा बनाया गया है। इस बेड़े के अंदर यहाँ पर आपको युद्ध का सारा स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ मिलता है। आई होप आपने हमारा पूरा एनालिसिस पूरा तरीके से देखा होगा कि चाइना और किस तरह से दोनों के बीच में चल रही है। चलिए